हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। हमने न्यूट्रिशन पूरा कर दिया, फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स या फिर हम कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स हमने वहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम आज देखने जा रहे हैं गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन का हमारा सेकेंड लेक्चर होगा। और वैसे अगर हम लाइफ प्रोसेस को देखें तो भाई लेक्चर नंबर 5 है। तो बेटा आज हम देखने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस में क्या, सॉरी रेस्पायरेशन। ठीक है, वो भी किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। देखो भाई रेस्पायरेशन तो हमने देख लिया है कि क्या होता है। ठीक है, रेस्पायरेशन सिंपल सी चीज़ है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होना। ग्लाइकोलाइसिस प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी सेल हो, सब में सेम होता है। ये भी हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि भाई जो रेस्पायरेशन है डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट आउटपुट देता है। यानी कि एनारोबिक रेस्पायरेशन में हमको कितनी एटीपी मिलती है, 38 एटीपी। वही हम बात करें किसकी, एनारोबिक की, तो एनारोबिक में हमको कितनी मिली भाई, सिर्फ 2 एटीपी। यानी कि रेस्पायरेशन भी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, वेरी करता है। अब हमको देखना है कि भाई जो गैसियस एक्सचेंज है प्लांट का तो पूरा हो गया था इसके पहले वाले लेक्चर में। अब देखना है कि भाई गैसियस एक्सचेंज एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। हम जमीन पे रहने वाले एनिमल की भी बात करेंगे, हम पानी में रहने वाले एनिमल की भी बात करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे दोनों की बात करने वाले। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आया है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल, वो भी कौन से, एक्वेटिक एनिमल। अब भाई एक्वेटिक एनिमल कौन, जो पानी में रहते हैं। क्लियर है इतना, वो एनिमल जो कहाँ मिल रहे हैं हमको, पानी के अंदर मिल रहे हैं, तो हम उनकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब भाई सबसे पहले यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया हुआ है किसका, फिश का। भाई फिश ही पढ़नी है हमको यहाँ पर। ठीक है, और कोई एक्वेटिक एनिमल यहाँ पे नहीं करना। तो बेटा फिश में सिंपल सा है, इसके डायग्राम को समझो, वही बात, डायग्राम समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर उसके पहले कुछ लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि भाई जो फिश है, फिश क्या करती है कि भाई फिश के पास, जैसे हमारे पास लंग्स है, फिश के पास तो नहीं है, पर फिश को भी ऑक्सीजन तो चाहिए होती है। तो कैसे लेती है कि भाई जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, ठीक है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो उसको वहां से ले लेती है। कैसे लेती है वो हम सब यहाँ पे अब देखेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हम फिश टेक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ठीक है भाई, फिश क्या करती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन को पानी से ले लेती है फ्रॉम वाटर। अच्छा भाई, पर लेने के लिए इसके पास क्या है, इनके पास है एक स्पेशल ऑर्गन जिसको हम कहते हैं क्या, गिल्स। ठीक है, इसके पास क्या है भाई, फिश है, फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, गिल्स। क्लियर है, तो भाई फिश जो है गिल्स की हेल्प से पानी से किसको ले लेती है, ऑक्सीजन को। अब कैसे लेती है, डायग्राम देखो। अब देखो भाई डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि जो वाटर है फिश के माउथ में एंटर करता है। ठीक है, वाटर का एंटर किया फिश के माउथ पे, और फिर यहाँ बने हुए ये गिल्स। ठीक है, तो इन गिल्स के ऊपर से पानी निकलता है, माउथ से वाटर एंटर हुआ। ठीक है, माउथ से वाटर एंटर हुआ और इन गिल्स के ऊपर से निकलेगा। अब भाई जब वाटर जो है गिल्स के ऊपर से फ्लो कर रहा है, तो भाई गिल्स के पीछे होती है क्या, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, गिल्स, गिल्स के आगे की तरफ कौन आ रहा है, पानी आ रहा है, पीछे की साइड क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है। तो यहाँ से क्या होगा कि भाई जितनी भी ऑक्सीजन हमारे पास वाटर में है वो किधर चली जाएगी, ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जितनी भी CO2 है किस में आ जाएगी, वापस वाटर में। क्लियर है, तो क्या हुआ, ब्लड भाई ब्लड था किधर, सॉरी ब्लड कैपिलरीज थी किधर, लंग्स के पीछे, वाटर आया माउथ से, और भाई जो वाटर था उसके अंदर थी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किधर गई, गिल्स पे, गिल्स के बाद किस में चली गई, ब्लड में, और जो ब्लड के अंदर CO2 था वो आया किसमें, गिल्स में, और गिल्स से किधर चला गया, वाटर में। तो यहाँ पर इस डायग्राम में यही है कि भाई जो वाटर है वो कहाँ से गया, माउथ से गया, और वाटर फ्लो हुआ किसके ऊपर, गिल्स के ऊपर, और फिर बाहर चला गया। जब वो एंटर किया तब तो ऑक्सीजन को लेके आया, और जब बाहर गया किसको लेके गया, CO2 को। बस इतनी सी बात यहाँ पर याद रखनी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग वाटर फ्रॉम माउथ। ठीक है भाई, ये हमने अभी यहाँ पे डायग्राम में देख रहा है कि फिश ब्रीथ कैसे कर रही है भाई, माउथ में वाटर को लेके। ठीक है, फिर उसके बाद उसको कहाँ भेजती हो, अपने गिल्स पे, देन सेंड इट ओवर गिल्स। अब भाई जब गिल्स पे ये वाटर गया तो क्या होगा कि जो गिल्स है वो वहां से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट डिसॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, अब भाई कैसे कि भाई जो ऑक्सीजन को लिया, ठीक है,
वो कहाँ पे जा रही है, सीधी ब्लड में, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है कहाँ पर, ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन, अब डिजोल्व ऑक्सीजन किधर गई, एब्जॉर्ब बाय ब्लड, और ब्लड से किधर जाएगी भाई, टिश्यू तक, एब्जॉर्ब बाय ब्लड देन कैरिड टू टिश्यू। अब देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन तो गई टिश्यू के पास, पर भाई टिश्यू के पास क्या था, टिश्यू के पास था CO2, तो CO2 ऑक्सीजन लेगा, CO2 को दे देगा, ठीक है, और फिर वो CO2 घूमती फिरती कहाँ पहुंचेगी, वो पहुंचेगी गिल्स के पास, और गिल्स से किधर चली जाएगी, वाटर में। क्लियर है। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज हुआ किसके अंदर, हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। एक्वेटिक एनिमल में भी किसके अंदर भाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिश की, ठीक है। तो एब्जॉर्ब बाय ब्लड देन कैरिड टू टिश्यू, और भाई जो टिश्यू के अंदर CO2 है, CO2 फ्रॉम टिश्यू किधर गई, वो गई गिल्स के पास, और फिर गिल्स से किधर गई, वाटर के पास, गिल्स एंड गेट एडेड टू वाटर। तो इस तरह से क्या हो रहा है भाई, फिश के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, डायग्राम याद रखना कि भाई माउथ से वाटर गया, गिल्स के ऊपर से निकल रहा है, वहां से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और किधर जा रही है ऑक्सीजन, ब्लड में, ब्लड से कहाँ, टिश्यू में, और जब भाई वहां पर ऑक्सीजन दी जाएगी तो कुछ ना कुछ लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, CO2। CO2 कहाँ पहुंची वापस, गिल्स के पास, और गिल्स से किधर, वाटर के अंदर। तो ये हमारे पास हो चुका है गैसेस एक्सचेंज इन फिशेस, ठीक। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं भाई एक क्वेश्चन पे, वाई डू फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। भाई सिंपल सी बात है, फिशेस के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, जो उसके पास ब्रीथिंग ऑर्गन है, वो क्या है, वो है भाई उसके पास गिल्स, और गिल्स सिर्फ किसको ले सकते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन को, ठीक है। गिल्स क्या लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। गिल्स क्या लेंगे, डिजोल्व ऑक्सीजन को। और भाई अगर तुम फिश को पानी से बाहर निकाल लोगे तो उसको डिजोल्व ऑक्सीजन तो मिली नहीं, और डिजोल्व ऑक्सीजन ना मिली तो फिश क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि फिश सिर्फ डिजोल्व ऑक्सीजन ले सकती है, और डिजोल्व ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, सिर्फ पानी में, पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कि भाई एक्वेटिक तो हो गया, अब किधर आए हम, जमीन पे, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं गैसेस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जो कहाँ रहते हैं, लैंड पे, ठीक है, कहाँ रहते हैं, जमीन पे। अब क्या हुआ भाई कि जो जमीन पे जानवर रह रहे हैं डिफरेंट टाइप के, तो उनके लिए जो सांस लेने के ऑर्गन्स है, ब्रीथिंग ऑर्गन्स है, वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर डिफरेंट लैंड एनिमल्स है, तो उनके पास क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ, या फिर डिफरेंट ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये तो सिंपल सी बात है। फिर नेक्स्ट है भाई कि एग्जाम्पल देके बता दो हमें, ठीक है, एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपनी स्किन के जरिए, ठीक है, जो उनकी गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस है किससे कर रहे हैं, अपनी स्किन से। तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहला स्किन और जनरल बॉडी। तो इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म क्या करती है भाई, अपनी स्किन से ही गैसेस एक्सचेंज कर लेती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कॉकरोच, ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉकरोच। भाई अगर मैं कॉकरोच की बात करूँ तो कॉकरोच के पास होता है ट्रैकिया, ठीक है, या फिर एयर ट्यूब्स होती है जिससे क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। तो हम यहाँ लिख देंगे एयर ट्यूब और ट्रेकिया, ठीक है। किसके अंदर मिलता है ये हमको मिलता है इंसेक्ट्स के अंदर। क्या सिर्फ कॉकरोच में मिलेगा, नहीं, ग्रास होपर में भी मिलेगा, ठीक। तो हम यहाँ लिख देते हैं ग्रास होपर, कॉकरोच, क्लियर है। इन सब के अंदर क्या मिलने वाला है, एयर ट्यूब्स या फिर ट्रेकिया। फिर नेक्स्ट हम बात करें फ्रॉग की, ठीक है। तो भाई फ्रॉग्स की हम बात करें, फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इन सब के पास क्या है, इन सब के पास है लंग्स, ठीक है। तो भाई फ्रॉग के पास क्या है, लंग्स है। और फ्रॉग के अलावा और किस किस के पास हो गए, बर्ड्स, ठीक है, मैमल्स, लिजर्ड,
रैट। तो इन सब के पास क्या है भाई, इन सब के पास है लंग्स। क्लियर हो गया। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट इनकी क्या है, ब्रीथिंग ऑर्गन्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखे स्किन किस में हो गई भाई, स्किन हो गई हमारे पास अर्थवर्म में, और फिर उसके बाद ट्रेकिया और ट्यूब्यूल्स किसके अंदर हो गए भाई, ट्रेकिया और एयर ट्यूब्स हो गए हमारे पास कॉकरोच के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करें लंग्स, लंग्स किसमें हो गए, बर्ड्स में, मैमल्स में। ठीक है, और रेट्स के अंदर, लिजर्ड्स के अंदर, तो इन सब के अंदर क्या है, लंग्स। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको तो ढंग से दिमाग लगा के सुनना भाई। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अभी हमने देखा ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, जस्ट अभी देखा हमने ह्यूमंस के अंदर क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। अब देखो बात क्या है, सबसे पहली चीज हमारे अंदर जो लंग्स है कितने प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे अंदर लंग्स कितने हैं भाई, 2, यानी कि कितने पेयर, एक पेयर प्रेजेंट है। पहली चीज ये। फिर दूसरी चीज मैं क्लियर कर दूं, वो बच्चों को लगता है कि भाई जब एयर इनहेल करते हैं तो हमारी लंग्स का साइज बढ़ता है। ठीक है, और जब हम एयर एक्सेल करते हैं तो लंग्स का साइज कम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई सांस अंदर ली तो लंग्स फूल जाएंगे, सांस छोड़ी तो लंग्स वापस सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, या फिर क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता, लंग्स का कभी साइज नहीं बढ़ता ना ही कभी घटता है। ठीक है, लंग्स का कभी भी साइज नहीं बढ़ता ना ही घटता है। ठीक, क्योंकि भाई लंग्स जो है ना, ये मानो कि स्पॉन्जी बैग है और वो एक कैविटी के अंदर है। ठीक है, लंग्स क्या है, एक बैग है और वो एक कैविटी के अंदर है। जो साइज बढ़ता और घटता है ना, वो कैविटी का घटता है, लंग्स का साइज कभी भी नहीं घटता। ये थोड़ी डीप बात है, जब 11th या 12th में जाओगे ना तो वहाँ पर समझ में आएगी कि लंग्स का कभी भी साइज ना तो बढ़ता है ना घटता है। लंग्स की जितनी साइज है उतनी रहती है, बस जिस कैविटी के अंदर वो है, कैविटी का साइज बढ़ता है और घटता है। ठीक है, जो अभी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो देखो भाई, हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन में, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। अब देखो डायग्राम में ऐसा है, ठीक है, समझना इस चीज़ को। सबसे पहले हम ले रहे हैं एयर। ठीक है, हमने क्या किया भाई, एयर को इनहेल करना स्टार्ट किया। भाई सबसे पहले जो एयर है कहाँ एंटर करेगी, हमारे नॉस्ट्रिल में। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में गई। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में एयर जाने के बाद क्या होता है कि ये पहुँचती है हमारी नेजल कैविटी में, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में। ठीक है, अब भाई जब ये हमारी पहुंची कहाँ पर, नेजल कैविटी में, जैसे यहाँ बता दूं मैं आपके पास, यहाँ पे थे ये क्या, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यहाँ से एयर पहुंची इस नेजल कैविटी के अंदर। अब देखो इतनी सी चीज़ में क्या होता है, ठीक है, इतने से पार्ट में क्या हुआ, आपने जैसे ही एयर इनहेल की तो उसको रास्ते में मिलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे हेयर। ठीक है, म्यूकस की लेयर मिलेगी। ठीक है, छोटे छोटे हेयर मिलेंगे और म्यूकस की लेयर मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने जो एयर इनहेल की है तो ये हेयर्स क्या करेंगे, उसको भाई थोड़ा वार्म कर देंगे। ठीक है, जो एयर है उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर ऐड कर देंगे, तो भाई एयर कैसी हो गई, मॉइस्चर्ड हो गई। ठीक है, और जो एयर है थोड़ी वार्म भी हो गई। साथ में जब आपने एयर इनहेल की तो उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी गए होंगे, तो जो म्यूकस है उसको ट्रैप कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर 2-3 काम हुए। सबसे पहला क्या, एयर को वार्म किया गया है, दूसरा एयर को मॉइस्चराइज किया गया है, और तीसरा क्या कि भाई जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे उनको यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया। ठीक है, तो अब भाई ट्रैप करने से क्या होगा कि जो एयर है डस्ट फ्री हो गई है और डस्ट फ्री एयर आपके अंदर जा रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, नेजल कैविटी के बाद जो एयर है आगे पहुंचेगी। आगे किधर भाई, आगे यहाँ पर ये जा रही है हमारे पास फेरिंग्स में। ठीक है, आगे कहाँ पहुंची है, फेरिंग्स में। ठीक है, चलो एयर आ चुकी है फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स में आने के बाद हमको यहाँ पर नीचे 2 पाइप मिलते हैं, 1-2। ठीक है, 2 पाइप है। एक पाइप होता है फूड के लिए और एक पाइप होता है किसके लिए, एयर के लिए। ठीक है, एक पाइप हो गया फूड के लिए, एक पाइप एयर के लिए। अब भाई जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो फूड पाइप का तो यहाँ कोई मतलब नहीं निकलता, तो यहाँ डायग्राम में फूड पाइप भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है एयर पाइप, और जो एयर पाइप है इसी को हम कह रहे हैं लैरिंग्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, लैरिंग्स आ गया। तो सबसे पहले क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर गई, वो वहाँ पे वार्म हुई, मॉइस्चराइज हुई, और वहाँ से उसके डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव किया गया। वो फिर कहाँ गई, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के बाद कहाँ गई, वो लैरिंग्स के अंदर। ठीक है, फिर लैरिंग्स के बाद वो आगे मूव करती है किसमें, ट्रेकिया में। ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है ट्रेकिया। अब भाई ट्रेकिया की एक बात समझना, ट्रेकिया एक होलो पाइप है। ठीक है, ट्रेकिया एक पाइप है जो अंदर से क्या है, खाली है, और इसके बाहर रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाहर क्या है, ऐसी शी शेप की रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसी रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर। अब भाई ये रिंग्स क्यों प्रेजेंट है, ठीक है, इनका काम क्या है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये एक पाइप है, मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे बना के बताना चाहता हूँ, इसको ढंग से देखना।
जैसे कि ये हमारे पास मान लो ट्रेकिया है और ट्रेकिया के पीछे यहाँ पर मैंने ये बना दिया फूड पाइप। ठीक है, मैंने बताया आपको कि भाई जो हमारा क्या यहाँ पर फेरिंग्स है, फेरिंग्स के नीचे दो पाइप होते हैं। ठीक है, एक तो विंड पाइप और एक फूड पाइप। तो मैंने यहाँ पर दोनों बनाए। ये आपके पास जो आगे वाला है ये है लैरिंग्स। ठीक है, ये कौन है, लैरिंग्स हो गया। और जो पीछे वाला ये है फूड पाइप, यानी कि ईसोफेगस की बात कर रहा है। अब देखो क्या है कि भाई जो हमारा ट्रेकिया है इसके ऊपर सी शेप की रिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर ये सी शेप की रिंग है। ठीक है, अब भाई सी शेप क्यों, क्योंकि देखो ये एक पाइप, इसके पीछे एक और पाइप जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ से रिंग बनाना स्टार्ट करोगे यहाँ से यहाँ तक और इसके पीछे एक पाइप है तो भाई वहाँ पर वो रिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, इसी वजह से वो क्या रह गई, सी शेप की रह गई। यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से घूम के यहाँ तक आई और पीछे एक पाइप लगा हुआ है। ठीक है, पीछे एक और पाइप है, तो इस वजह से पूरी सी शेप जो है उसी में रह गई, राउंड नहीं हो पाई। तो पहली चीज तो उसकी सी शेप क्यों है, क्योंकि भाई पीछे ईसोफेगस है, इस वजह से वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर दूसरी चीज ये कि जो हमारे पास कार्टिलेज है, ठीक है, ये कार्टिलेज जो है इनको हम कहते हैं हाइलिन रिंग्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, हाइलिन रिंग्स। याद रखना चाहो तो रख लेना, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि भाई जब आपने एयर ली तब तो चलो ट्रेकिया फूल गया है। ठीक है, ट्रेकिया एक्सपेंड हो गया है, पर जब आप एयर छोड़ोगे तो ट्रेकिया क्या हो सकता है, श्रिंक हो सकता है। ठीक है, चिपक सकता है ट्रेकिया। तो वो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पर रिंग्स लगी हुई है। तो रिंग्स क्या करती है, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, रिंग्स का काम क्या हो गया कि भाई ट्रेकिया कोलैप्स ना हो जाए, जो ट्रेकिया है वो चपटा ना हो जाए। ठीक है, जब एयर हम बाहर एक्सहेल करेंगे तो एयर बाहर जाने से ट्रेकिया जो है चपटा ना हो जाए, कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सी शेप रिंग। क्लियर है। देखो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले ये कि आगे की साइड कौन है, एक मिनट, जैसे कि ये देखो आगे की साइड कौन, ये है हमारे पास यहाँ पर विंड पाइप, पीछे की साइड कौन, फूड पाइप। अब यहाँ से अगर तुम रिंग बनाओगे, ठीक है, ये मानो एक सर्कल बनाना है आगे वाले पे, यहाँ से तुमने स्टार्ट किया घूम के यहाँ तक आ गया। अब भाई सर्कल कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि पीछे की साइड कौन है, ईसोफेगस प्रेजेंट है और वो सर्कल आधा ही रह गया। ठीक है, तो कौन सी शेप है उसकी, सी शेप। तो इसीलिए हम इन रिंग्स को क्या कहते हैं, सी शेप कार्टिलेज कहते हैं। काम क्या है इनका कि भाई ट्रेकिया कॉलेप्स ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करना है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कॉलेप्सिंग किसका, ट्रेकिया का। कब, एक्सपायरेशन के टाइम पे। क्लियर है इतना, तो चलो यहाँ तक का भी पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चलो ट्रेकिया से हम आगे गए। ठीक है, ट्रेकिया से हम आगे गए। अब भाई जो ट्रेकिया है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ट्रेकिया क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, ब्रोंकस, या फिर आप ब्रोंकाई भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये आगे आया, डिवाइड हो गया किसके अंदर, ब्रोंकाई या ब्रोंकस के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई ये जो ब्रोंकस है, ठीक है, ये ब्रोंकस है, ये भी आगे जाके डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकस भी क्या हो गया, आगे जाके डिवाइड हो गया किसके अंदर, ब्रोंकियोल्स के अंदर। फिर ये ब्रोंकियोल्स भी और आगे जाके डिवाइड होते हैं किसके अंदर, इन छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्लियर है भाई, जितना भी था ना यहाँ पर पढ़ना था मैंने एक ही डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आप चाहो तो मैं भी एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सिंपल सी चीज समझ लिया। सबसे पहले क्या कि भाई हमने एयर इनहेल की, कहाँ से की, हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। जब एयर हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में गई, ठीक है, फिर कहाँ जाएगी, हमारे नेजल कैविटी में। पर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ क्या कि जो हमारी एयर थी उसको वार्म किया गया, एयर में मॉइस्चर ऐड किया गया और जितनी भी डस्ट पार्टिकल थी उनको वहां पर ट्रैप कर लिया गया। इससे क्या हुआ, एयर फिल्टर हो गई। फिर एयर आगे मूव करी किधर, फेरिंग्स की तरफ। जब भाई फेरिंग्स में गई तो फेरिंग्स में जाने के बाद कहाँ जाएगी वो, ट्रेकिया में। ट्रेकिया में हमने देखा कि एक पाइप है, ठीक है, होलो पाइप है, और उसके बाहर क्या लगी हुई है, सी शेप रिंग लगी हुई है। सी शेप रिंग कौन सी, कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ठीक है भाई, सी शेप क्यों है ये मैंने बता दिया, क्यों, क्योंकि ट्रेकिया के पीछे है फूड पाइप। ठीक है, तो इस वजह से जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं हो पाया और वो सी शेप का रह गया। फिर उसके बाद हमने बात की कि भाई जो ट्रेकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्या कह दिया उनको, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर आगे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फर्दर आगे कर रहा है, डिवीजन शो कर रहा है, उसको हमने क्या कह दिया, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स भी आगे डिवाइड होता है किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। क्लियर है, और एल्वियोलाई तक क्या पहुंची, गैस पहुंची। अभी बस इतना याद रखना है कि भाई जो एयर है नाक से एंटर की थी और एल्वियोलाई तक पहुंच गई है। पहली चीज इतनी याद रखनी, ठीक। तो चलो इसको लिख लेते हैं हम।
कि भाई रूट क्या होगा इनहेल एयर का, अभी मैंने बता दिया कि सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, भाई फेरिंग्स से, फेरिंग्स के बाद किधर जाएगा, लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स के बाद, लैरिंग्स के बाद किधर जाएगा, लैरिंग्स के बाद ही जाएगा कहाँ, ट्रैकिया में, ठीक है। लैरिंग्स के बाद कहाँ पर, ये ट्रैकिया में, ठीक है। फिर ट्रैकिया के बाद भाई ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया, ब्रोंकाई। और फिर ब्रोंकाई के बाद क्या होगा भाई, ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, यानी कि ब्रोंकाई और आगे डिवाइड करेगा, तो यहाँ क्या बना, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल आगे जाके किस में डिवाइड होंगे, एल्वियोलाई, ठीक है, यानी कि सबसे एंड यूनिट क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है। इतना यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया। अब भाई एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने नेजल कैविटी का तो बता ही दिया, फेरिंग्स भी हमको पता है, कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड और वाटर के लिए, या फिर हम कह फूड और एयर के लिए, सॉरी, ठीक है। फिर लैरिंग्स हमने बात की कि भाई विंड पाइप को हम लैरिंग्स कह रहे हैं। फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या भाई, ट्रैकिया, ठीक है, यानी कि लैरिंग्स जो है ट्रैकिया का स्टार्टिंग वाला पार्ट। फिर चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि क्या हमको देखना है, ठीक है, देखते हैं, ठीक। लंग्स, भाई लंग्स की अगर मैं बात करूँ, मैंने कहा कितने प्रेजेंट होते हैं, 2, यानी कि पेयर कितना, 1, क्लियर है। लंग्स का कभी भी ना तो साइज बढ़ता है ना घटता है, उनका जितना साइज है उतना ही रहेगा, ठीक है। साइज किसका बढ़ता है, एक कैविटी का, ठीक है, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। तो डायग्राम देखो, जैसे कि भाई ये लंग्स है, ठीक, इसके बाहर में ये एक कैविटी बना दी मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कैविटी बना दी जिसका नाम है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। लंग्स के बाहर क्या है, कैविटी प्रेजेंट है, या फिर मानो एक पाउच है, उस पाउच के अंदर लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। और जो पाउच है उसको हमने क्या कह दिया, थोरेसिक कैविटी। जब हम सांस अंदर लेंगे थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा, जब हम सांस छोड़ेंगे थोरेसिक कैविटी का साइज कम होगा, यानी कि लंग्स का साइज कभी ना बढ़ा है ना घटेगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि लंग्स क्या है, प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। भाई लंग्स कैसे होते हैं, लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। लंग्स कैसे, स्पॉन्जी बैग लाइक ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी देख लो भाई, यहाँ पे डायग्राम में क्या क्या दिखा रहा है, ये डायग्राम में दिखा रहा है, ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया आगे आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो गया किसमें, ब्रोंकाई में, ये ब्रोंकाई आगे जा रहे हैं, और ब्रोंकाई फिर आगे ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो गए, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या हो गए, डिवाइड हो गए, एंड में कौन होंगे, एल्वियोलाई, क्लियर है। ये हमारे पास लंग्स हो गए। पर भाई यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो लंग्स है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि ये लंग्स है, ठीक है, इसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, इस पूरे के ऊपर ही एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। इधर मैंने एक साइड वाले बनाया, दूसरे पे भी ऐसा ही होगा। तो भाई यहाँ पर बात ऐसी है कि ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 है, 1 2, तो ये कितनी लेयर होती है, डबल लेयर है, डबल लेयर्ड, यानी कि लंग्स पहली चीज तो एक कैविटी में है, थोरेसिक कैविटी कह दिया। लंग्स के बाहर हमारे पास कितनी लेयर है, 2 लेयर है, जिनको हमने क्या कहा, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया इतना, तो इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इसको यहाँ नोट कर लेंगे हम, एनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन या फिर कवरिंग, जिसको हमने क्या कहा, प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये चीज़ जो है 11th क्लास में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी उसके अंदर होगा थोड़ा डिटेल में कि भाई दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड का काम क्या है, वो सब वहाँ पर आएगा। बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम कुछ और है, अंदर वाली मेम्ब्रेन का नाम कुछ और है, पर इतनी डिटेल हमको क्लास 10th में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। भाई जैसा मैंने बताया
एयर एंटर की कहाँ से, नॉस्ट्रिल से, और एंड में कहाँ पहुंची, एल्वेलाई तक। यानी कि जो गैसेस एक्सचेंज होना है कहाँ पे होगा, एल्वेलाई के पास। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई जो आपको ये गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या है, एल्वेलाई है। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे ये एक एल्वेलाई है, ठीक है, एक एल्वेलाई है, हमने जब एयर इनहेल की तो इसके अंदर क्या आ चुकी है, एयर आ चुकी है। और भाई एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई है, ठीक है, यहाँ पर कौन आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है ये ऑक्सीजन, यहाँ पे आ चुकी है। फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई हमारे एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन है ज़्यादा, ठीक है, एल्वेलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। और जो हमारा एल्वेलाई है उसके पास होती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, बहुत सारी क्या होंगी इसके पास, ब्लड कैपिलरीज, जो क्या करती है, बॉडी से ब्लड को लेके आती है और यहाँ से बॉडी के पास ब्लड को लेके जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी का जो भाई ब्लड लंग्स तक पहुँच रहा है उसके अंदर CO2 क्या है, ज़्यादा है, उसके अंदर क्या है भाई, CO2 ज़्यादा है। और हमारा जो एल्वेलाई है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है। ब्लड के अंदर क्या, CO2 ज़्यादा, एल्वेलाई के अंदर क्या, ऑक्सीजन ज़्यादा। तो सिंपल सी बात है भाई, जहाँ पर जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा वो किधर मूव करेगा, लो की तरफ। तो सिंपल सी बात क्या कि भाई जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है एल्वेलाई के अंदर क्या है, ज़्यादा है, ब्लड के अंदर क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन ब्लड से, सॉरी, ऑक्सीजन जो है एल्वेलाई से कहाँ जाएगी, ब्लड में। और भाई जो CO2 है हमारे पास ब्लड के अंदर ज़्यादा है, तो वो कहाँ जाएगी, एल्वेलाई के अंदर, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ दी हुई है कि जो CO2 है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, देखो ब्लड से एल्वेलाई के अंदर। जो ऑक्सीजन है कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, एल्वेलाई से ब्लड के अंदर। समझ गए, CO2 ब्लड से एल्वेलाई में, ऑक्सीजन कहाँ पर, एल्वेलाई से ब्लड के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और जब यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका है कि भाई CO2 एल्वेलाई में आ गई, तो CO2 किधर निकलेगी वापस, हम जब एक्सपायर करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, एयर को एक्सपायर करेंगे, तो क्या होगा, CO2 उसके साथ बाहर चली जाएगी, ठीक है, एक्सेल करने पे CO2 बाहर चली गई। क्लियर हो गया इतना सा डायग्राम कि ये एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ गई, ब्लड में। और ये ब्लड जो है इसको ले जाएगा कहाँ पर भाई, जो टिश्यू है उनके पास पहुँचा देगा, ठीक है, यानी कि सेल्स के पास इसको पहुँचा देगा। क्लियर। अब चलो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे हम थोड़ा इसका प्रोसेस लिख लेते हैं। क्या क्या हुआ यहाँ पर कि भाई जो एल्वेलाई है वो हमारे लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सबसे पहले तो ये चीज़, एल्वेलाई आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। पहली चीज़ तो ये हो गई। और भाई यहाँ से क्या होता है, एंड दे आर दी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, यहीं से क्या हो रहा है भाई, गैसेस का भी एक्सचेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट मैंने बात बताई कि हमारा जो एल्वेलाई है उसके पास क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है इसके पास, ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन किधर जाएगी, इसमें से जाएगी ब्लड में। और ब्लड क्या करेगा, इसको पहुंचा देगा कहाँ पर, टिश्यू के पास, ठीक है, कहाँ पहुंचा देगा, टिश्यू के पास। और भाई जो आपका टिश्यू था, ठीक है, जो टिश्यू था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर CO2 ज़्यादा थी। CO2 किस में जाएगी, ब्लड में। और ब्लड इसको कहाँ पहुंचा देगा, ब्लड इसको पहुंचा देगा एल्वेलाई के पास। क्लियर है। तो एल्वेलाई से ऑक्सीजन टिश्यू के पास, टिश्यू से CO2 कहाँ पर, एल्वेलाई के पास। इतना क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये है कि भाई एक फैक्ट है, जो हमारे एल्वेलाई है ना, अगर मैं इन सारे एल्वेलाई का सरफेस एरिया निकालूं तो आता है 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया, 80 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक गोल्फ कोर्ट जितना बड़ा, सॉरी गोल्फ कोर्ट तो नहीं, टेनिस कोर्ट जितना बड़ा, ठीक है, करेक्शन, टेनिस कोर्ट जितना बड़ा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो लंग्स का टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है, 8। हाँ तो भाई यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है कि जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 80 मीटर स्क्वायर है, किसका, हमारे टोटल एल्वेलाई के सरफेस एरिया, ठीक। फिर नेक्स्ट हमने बात की कि जो भाई कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज़्यादा सॉल्युबल है किसमें, पानी में। अगर मैं इसको ऑक्सीजन से कंपेयर करूँ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाती है। और हमारी बॉडी में जितना भी CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, वो सब किससे हो रहा है, ये हो रहा है डिसॉल्व फॉर्म के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ब्रीथिंग, कि भाई ब्रीथिंग क्या होता है। अब देखो ब्रीथिंग सिंपल सी चीज़ है,
ऐसी प्रोसेस, ठीक है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, गैसेस को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, गैसेस को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई, हमारे लंग्स से, ठीक है, यानी गैसेस कहाँ पहुँच रही है, हमारे लंग्स तक पहुँच रही है। और फिर दूसरा क्या कि हम गैसेस को एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम इनहेलेशन कर रहे हैं यानी कि गैस को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और दूसरा क्या, गैसेस को हमारी बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। तो यही क्या है हमारे पास, ब्रीथिंग। गैसेस को लेना क्या हो गया, इनहेलेशन, गैसेस को एक्सेल करना क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास, एक्सेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन, इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो, द स्टेज ऑफ रेस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एयर इज इनहेल्ड, ठीक है, इनटू लंग्स थ्रू माउथ एंड नोज। देखो भाई क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं वो हमारे मुंह से भी ले लेते हैं, नाक से भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड में जाके मिलना तो इनको फेरेंक्स में ही है। फेरेंक्स के बाद कहाँ जाएंगी, ट्रेकिया में। पर बात ऐसी है भाई, नाक से सांस लेंगे ना तो डस्ट पार्टिकल से यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी हम जो एयर मिल रही है किसी फिल्टर्ड एयर मिल रही है। फिर नेक्स्ट है कि चलो हमने एयर तो ले ली, पर कैसे, तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। अब इस चीज़ को समझना है, यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे इसको। तो हम ये देखो डायग्राम है मेरे पास, अब आप खुद सोचना है इसे, ठीक है, सांस लेके देखना। अभी नॉर्मल कंडीशन है, सांस ली, क्या हुआ आपको, आपको ऐसा लगा कि आपके जो मसल से ऊपर की साइड जा रहे हैं, ठीक है, आपकी रिबकेज किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, आपकी रिबकेज किधर गई, ऊपर की साइड गई। और जो आपका डायफ्राम है, ठीक है, जो लंग्स के नीचे डायफ्राम है वो किधर गया, नीचे की साइड गया, ठीक है। एक बार आप इस करके देखना कि आपने सांस ली, आपके जो ऊपर वाले मसल्स या फिर जो रिब्स है वो किधर गए, ऊपर की साइड गए, और जो आपका डायफ्राम था वो नीचे की साइड गया, यानी कि मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और फिर नेक्स्ट क्या किया आपने, सांस छोड़ी, ठीक है, सांस छोड़ने पे जो आपके मसल्स थे या फिर मैं कहूँ रिब्स थे वो वापस नीचे आ गए, और जो आपका डायफ्राम था वापस ऊपर चला गया, यानी कि सब अपनी नॉर्मल पोजीशन में चले गए। इसको हमने कहा रिलैक्सेशन। यानी कि भाई हम गैसेस को इनहेल और एक्सेल कब करते हैं, जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर डायग्राम देखते हैं, देखो यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रीथ इन किया, ब्रीथ इन करने पे जो मसल्स है, ठीक है, इनको हम लिखते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो मसल्स है इनका क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, किधर, बाहर की साइड पे, यानी कि सांस लेते टाइम पे मसल्स ऊपर की साइड, बाहर की साइड जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई इनहेलेशन में क्या हो रहा है कि जो एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल, ठीक है, मूव अपवर्ड, ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्शन, एंड जो डायफ्राम है वो किधर जाएगा, नीचे। भाई देखो डायफ्राम की जो नॉर्मल शेप है ना इस तरीके की होती है, डोम शेप, और जब ये नीचे जाता है तो फ्लैट हो जाता है, ठीक है, नीचे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो यानी कि डायफ्राम भी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे डायफ्राम मूव डाउनवर्ड एंड गेट फ्लैट, ठीक है, और क्या हो गया, फ्लैट हो गया। अब देखो इस केस में क्या हुआ कि नॉर्मल कंडीशन, सांस ली तो जो हमारा रिब है, ठीक है, हमारे जो रिब्स है वो किधर किया है, भाई ऊपर की साइड मूव किया है, हमारा डायफ्राम नीचे की साइड गया, तो क्या हुआ यहाँ पर जो थोरेसिक कैविटी थी उसका साइज बढ़ गया, ठीक है, लंग्स का साइज उतना ही है, थोरेसिक कैविटी का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। अगर भाई थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा है, ठीक है, तो क्या हुआ है, हमारी जो लंग्स है उनके अंदर एयर गई है, यानी कि हमने क्या किया है, इंस्पायरेशन किया, हमने एयर को अपने अंदर लिया है, इनहेल किया है। तो इनहेल करने पे क्या होता है भाई, इनहेल करने पे जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इतना हो गया। और इतना होने के बाद क्या है कि भाई वो जो एल्वेलाई है वहाँ तक कौन पहुँचेगी, गैसेस पहुँचेगी, ब्लड में मिल जाएगी और ब्लड से हमारे टिश्यू तक चली जाएगी, ठीक है, इतना ही हो रहा है किसके अंदर, इंस्पायरेशन के अंदर। फिर नेक्स्ट हम बात करें एक्सपायरेशन की। भाई एक्सपायरेशन में क्या होगा कि जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो बाहर की साइड थे, ठीक है, यानी कि क्या हुए, राइस हुए थे, वापस क्या आएंगे, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएंगे, यानी कि जब हम भाई गैस छोड़ रहे हैं, ठीक है, हम गैस को क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, तो थोरेसिक कैविटी क्या होगी, थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगी। भाई थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हुई तो डिक्रीज होते ही क्या होगा, हमारे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक, वो रिलैक्स हो जाएंगे। हमारा जो डायफ्राम है
वो भी क्या होगा, रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने पे कौन सी शेप में आएगा, बैक टू डॉम शेप, ठीक है। वापस देख लो डॉम शेप में आ गया है, ठीक है। किस में आ चुका है, ये डॉम शेप में आ गया है। तो यहाँ पर देखो अब एरो कैसे है, एरो भाई इस तरफ है, यानी कि डायफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थे वो वापस रिलैक्स हो गए, ठीक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था कि जब हम एयर को ले रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, एयर को लिया, तो एयर को लेने पे हमारे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो बाहर की साइड पे राइज कर रहे हैं, और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे जा रहा है। और जब हमने एयर को एक्सेल किया तो डायफ्राम हमारा वापस ऊपर गया, एयर बाहर जा रही है, और हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए, ठीक है। ये क्या हो चुका है, ये एक्सेलेशन हो चुका है, यानी कि एक्सपायरेशन हो चुका है। क्लियर है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है किसका, ब्रीथिंग का। इतना यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब भाई हमेशा हमारे जो लंग्स हैं ना उनमें नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। ये नेगेटिव प्रेशर वगैरह क्या, कि भाई ये मानो जब यहाँ से थोरेसिक कैविटी कम हो रही है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी का साइज डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो भाई गैसेस को कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है तो हायर से किधर मूव करता है, लो की तरफ। तो भाई हमारे अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो हाई से किधर आएगा, लो की तरफ, ठीक है। इतना एकदम ईजी था। फिर एक चीज़ होती है हमारे पास भाई, फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। फोर्स्ड एक्सपायरेशन अभी आपके है नहीं और हमको अभी करना भी नहीं है, क्योंकि उसमें एक चीज़ आ जाती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। हमने अभी क्या देखा, हमने सिर्फ डायफ्राम देखा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देखा। तो भाई जब 11th में जाओगे ना, सही में गजब की चीज़ है, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ अलग अलग पढ़ाई जाएगी, ठीक, क्योंकि बायो में तो भाई मैजिक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, कि रेट ऑफ ब्रीथिंग, कि भाई डिफरेंट एज ग्रुप है, डिफरेंट एज ग्रुप की जो ब्रीथिंग रेट है, कि भाई 1 मिनट में कौन कितना सांस ले रहा है, ठीक है, 1 मिनट में कौन कितनी बार ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहा है, वो डिफरेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे छोटे बच्चों की बात करूँ तो छोटे बच्चे भाई 1 मिनट में 18 से 22 बार क्या करते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, यानी कि ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एडोलसेंट की बात करूँ तो 14 से 18, 14 to 18, ठीक है, 14 to 18 पर मिनट। और मैं अगर एडल्ट की बात करूँ तो एडल्ट में क्या हो रहा है भाई, एडल्ट जो है 12 से 14 बार हर मिनट क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाट कैन हैपन व्हेन कार्टिलेजिनस रिंग्स आर एब्सेंट ऑन वॉल ऑफ ट्रेकिया। अभी मैंने बताया भाई ये जो हमारे पास ट्रेकिया की वॉल है, इसके ऊपर जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है, इनका काम क्या है कि भाई ट्रेकिया कोलैप्स ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करना। और अगर यहाँ पर ये जो रिंग्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, जैसे हमने सांस छोड़ी ट्रेकिया कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेकिया विल कोलैप्स, ठीक है, ट्रेकिया क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं किसकी भाई, हमने एक्वेटिक एनिमल की बात कर ली, हमने उसके बाद यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात कर ली, फिर ह्यूमन की बात कर ली। ह्यूमन में डायग्राम याद रखना, एकदम वहीं से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर रूट की बात कर ली है, लंग्स क्या होता है, लंग्स की हमने यहाँ पर पूरी तरह से देख लिया। फिर उसके बाद है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज, किसके अंदर, एल्वेलस के अंदर, तो उसकी भी हमने यहाँ पर बात कर ली कि भाई जो एल्वेलाई है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, लंग्स की। और यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर लिखा है भाई, फ्लो डायग्राम बनाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड के अंदर गई, ब्लड से टिश्यू, टिश्यू के अंदर CO2 ज़्यादा है, ब्लड में गई, ब्लड से एल्वेलाई। टोटल सरफेस एरिया 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है ब्रीथिंग क्या होता है वो हमने देख लिया। फिर ब्रीथिंग दो टाइप की, क्या, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन यानी कि सांस को लेना, ठीक है, यानी गैसेस को अपने अंदर लेना। एक्सहेलेशन यानी गैसेस को छोड़ना। जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सांस लेके देखो, आपको फील होगा कि आपके जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और जो आपका डायफ्राम है वो नीचे जा रहा है। और जब आप सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम ऊपर आएगा, जो मसल से वापस नीचे आएगी, ठीक है। उसको हमने क्या कहा, एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन। क्लियर है बेटा इतना। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेस्पायरेशन टॉपिक है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस का रेस्पायरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ब्रीथिंग भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज हमने पूरी तरह देख लिया। तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे हमारे लेक्चर नंबर 6 के अंदर, ठीक है, नए लाइफ प्रोसेस के पार्ट के साथ। तो भाई जब तक के लिए थैंक यू, बाय। और इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय, थैंक यू।